नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर को स्टार्टअप का हब बनाना चाहते हैं। इसी परिकल्पना को साकार करने की दिशा में इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपना कदम बढ़ा दिया है। प्राधिकरण ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए बजट में 20 एकड़ क्षेत्र में 25 मंजिला विश्व स्तरीय स्टार्टअप पार्क बनाने का प्रावधान रखा है। शनिवार को हुई बजट बैठक में बोर्ड ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1055 करोड़ के व्यय का भी प्रावधान रखा है, जबकि प्राधिकरण को 1101 करोड़ की आय का अनुमान है। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी। प्रवीण जी, जानकारी के मुताबिक आईडीए 5 नई योजनाओं को आकार देने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए किन किन योजनाओं को शामिल किया है? जी देखिए रोशनी, इंदौर विकास प्राधिकरण ने हाल ही में अपना बजट प्रस्तुत किया है और इन बजट में कई ऐसी योजनाओं को मंजूरी दी है जो आने वाले वर्षों में हमें देखने को मिलेगी और इनमें वो योजनाएं हैं जो इंदौर शहर के का भविष्य तय करेगी। जिस तरीके से हम बात करें, पूरी दुनिया में स्टार्टअप का बोलबाला चल रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर को स्टार्टअप हब बनाना चाहते हैं और उनके सपनों को साकार करने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन जयपाल सिंह चावड़ा ने कदम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने अपने इस बजट में स्टार्टअप पार्क की एक परिकल्पना तैयार की है जो आने वाले वर्षों में हमें देखने को मिलेगा। क्या कुछ है बजट में और किस तरह की चर्चाएं योजनाएं शामिल की गई है, आने वाले वर्षों में इंदौर शहर को और क्या सौगात मिलेगी, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है चेयरमैन जयपाल सिंह जी चावड़ा जी। सर, बजट हाल ही में प्रस्तुत किया गया है, किस तरह का बजट है और क्या क्या हम नई सौगात इंदौर को देने जा रहे हैं? प्रवीण जी, डिजियाना की आपकी टीम और आपके सभी बंधुओं को नववर्ष की, नवरात्रि की और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अभी पिछले दिनों आईडीए ने अपना बजट पेश किया है। उसमें लगभग 1100 करोड़ के लगभग आमदनी और इतने ही लगभग हमने एक वर्ष में खर्च करने का प्रावधान किया है जी। हम सब जानते हैं कि इंदौर शहर यह अब देश और विश्व का केंद्र बनते जा रहा है जी। यह आर्थिक राजधानी के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर भी है माता अहिल्या की जी। और इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर और मैंने जैसे ही कार्यभार संभाला, मैंने अनेक अपने सब जनप्रतिनिधि, अनेक समाज सेवी और बुद्धिजीवियों के प्रमुख लोग, फिर हमारे प्रमुख नेता और मुख्य रूप से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं जिनके मार्गदर्शन में इंदौर सतत विकास की ओर अग्रसर है, उनसे सबसे बातचीत करने के पश्चात अपने पूर्व में जो आईडी के अध्यक्ष रहे हैं मधु वर्मा जी, शंकर लालवानी जी, उनसे भी बातचीत करने के बाद ये ध्यान में आया कि यह जो आज स्वरूप दिखाई दे रहा है इंदौर का, यह पिछले 20-25 वर्षों का जो प्रयत्न है उसका परिणाम है। और निश्चित ही आज हम कोई प्लान करते हैं या प्रावधान करते हैं तो आने वाले 50 वर्षों में, 100 वर्षों में उसका परिणाम इंदौर को, उसकी सफलता का जो लाभ है वो मिलेगा। और इसलिए मैंने जब इस संबंध में कैलाश जी से बात की तो उन्होंने बताया कि यह जो आज स्वरूप है वो जब महापौर थे उस समय उन्होंने ये सब प्लान किया था, उसका परिणाम है। इसी संबंध में मैंने ताई जी से बात की। उन्होंने रखी थी। ताई जी से बात की। ताई जी ने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं तो बनाई भी है हमने, वो दिख भी रही है, किंतु सामान्य वर्ग के लिए भी इसमें प्रावधान हो, इसमें व्यवस्था हो, और इसलिए उनकी इन बातों को भी शामिल किया। मैंने अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके और जब बातचीत की तो ये ध्यान में आया कि एक बार जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी ले ली जाए, इसलिए हमने एक यहाँ बैठक की, सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया। तो यहाँ किस प्रकार के फ्लाईओवर बनना चाहिए, कितनी सड़कें पहले बनी हुई है, वो कहाँ पर अधूरी है, इन सब बातों को विचार किया। साथ ही साथ फिर एक मुझे आती से ये बात ध्यान में आई थी कि पिछले 10 वर्षों में अनेक काम ऐसे हैं जो प्रोसेस में हैं किंतु गति उनकी धीमी है। जैसे उदाहरण के लिए ऑडिटोरियम है, बनकर तैयार है, थोड़ा सा पैसा ही दिया, उसमें खर्च किया तो वो एक सांस्कृतिक विश्व स्तरीय उसकी सारी सुविधाएं मिल सकती है, किंतु थोड़ा सा काम की गति धीमी होने से कोई भी कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकता है। तो उसमें हमने 12 करोड़ का एक बजट बना करके उसकी सीटिंग सिस्टम, उसका साउंड सिस्टम, उसका बाकी सब व्यवस्था एक विश्व स्तर की हो, उसके जो
जानकार उनको बुला करके उसमें सब व्यवस्था बना करके सिविल का टेंडर लग गया, उसका काम चालू हो गया। और आने वाले 6-8 महीने में हम हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी के हाथों उसका लोकार्पण भी करवा दें यहाँ पर। ऐसे ही स्विमिंग पूल की एक बड़ी सौगात है, और वो भी पिछले 5-6 वर्षों से काम उसमें चल रहा है, 8 वर्षों से चल रहा है। उसमें भी इसी प्रकार की 12-15 करोड़ की आवश्यकता थी, तो वो भी हमने टेंडर करके उसको काम कर, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराकों को यहाँ तैयार किया जा सकता है, उसका लाभ मिलेगा। क्षेत्र में है भी नहीं, पूर्व क्षेत्र में है भी नहीं। तो हमने ऐसा किया, इंदौर का पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों प्रकार का विचार करके, तो अभी जैसे जैसे इंदौर बढ़ रहा है, बढ़ने में ये प्लान किया कि जैसे ही इंदौर में कोई व्यक्ति आता है तो उसको यहाँ की आबो हवा, यहाँ की स्वच्छता, यहाँ का वातावरण, ये सब देख के उसको लगता है कि देश का सबसे अच्छा शहर यही है और मुझे यहीं बसना चाहिए जी। और मैं भी ये देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति आता है उसको पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं इंदौर में रहता हूँ। चाहे वो कहीं भी, भोपाल में, ग्वालियर में या दिल्ली में भी, बॉम्बे में भी, यदि वो सर्विस कर रहा हो या कोई काम धंधा हो तो रहना इंदौर में ही पसंद करेगा वो। तो एक ये भी धीरे धीरे इंदौर के ऊपर जिम्मेदारी आ रही है, विकास प्राधिकरण के ऊपर जिम्मेदारी आ रही है कि ये जो अपेक्षा है इसको पूरा करने के लिए हमको नई योजनाएँ भी लाना चाहिए। इसलिए हमने इंदौर के चारों दिशाओं में अपनी योजनाएं लॉन्च करने का एक विचार मन में आया, और वो पहले से प्रोसेस में थी ही, थोड़ी सी गति बढ़ाई है उसमें। तो हमने अभी इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में TPS 1, 4, 5 और 9 ये 4 योजनाएं इसके पूर्वी क्षेत्र में, जो बाईपास से लेकर के 3 योजनाएं बाईपास से उस तरफ होगी और एक योजना बेस्ट प्राइस से लग करके इस तरफ होगी। तो यहाँ एक बहुत ही, एक तो काम करने के लिए पर्याप्त स्थान है, सारी ज़मीनें खाली है। किसान से भी मैंने बुला करके बातचीत की, वो भी सब सहमत हैं, उनको भी उससे लाभ होने वाला है। तो ये 4 योजनाएं हमने इसमें पूर्वी क्षेत्र में अभी जनता के लिए समर्पित की है, और आने वाले समय में जल्दी से विकास कार्य उसके प्रारंभ हो जाएंगे। सर, ये जो हम स्टार्टअप पार्क बनाने जा रहे हैं, इसकी क्या परिकल्पना है? उसका भी बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे पूर्वी क्षेत्र हमने ये की, फिर हमने अपने उत्तर में योजना क्रमांक 8 और 3 वो लाए, वहाँ भी इस दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे ही आपको सबको जानकारी में होगा कि पूर्वी क्षेत्र में इंदौर बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है जी। तो वहाँ योजना क्रमांक हम वहाँ 10 और 172 ये ऐसे चारों दिशाओं में, इंदौर की चारों दिशाओं में, और रहने के लिए अच्छा वातावरण और अच्छी व्यवस्था बने, इसके लिए एक प्लान तो ये किया। फिर जैसे मैंने बताया कि सांस्कृतिक धरोहर, इसलिए ऑडिटोरियम और वो नाट्य कला संगीत धरोहर, फिर उसका पूरा निर्माण करना, फिर खेलकूद के लिए स्विमिंग पूल। ऐसे ये खेल परिसर हमने 140 में अभी लेने वाले, भूमि आवंटित हो गई है, उसको हम वो करने वाले हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री जी की एक इच्छा है कि मैं इंदौर को स्टार्टअप हब विश्व स्तर का बनाना चाहता हूँ। यहाँ हमारे युवा उद्यमी हैं, उनको एक प्रकार का ऐसा प्लेटफार्म मिले कि वो विश्व में अपने द्वारा बनाई गई किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट या आविष्कार जो भी करते हैं उसका वो प्रदर्शन करें, ठीक से प्रदर्शन करें, उनको यहाँ हर प्रकार की सहायता मिले। तो उन्होंने एक अपेक्षा की थी विकास प्राधिकरण से कि इसके लिए वो ज़मीन उपलब्ध करा दे और उनकी व्यवस्था बना दे। तो उनके मंशानुसार शीघ्र ही हमने यहाँ प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ करके, जनप्रतिनिधि बैठ करके, और 140 का एक जो भाग है उसमें 20 एकड़ भूमि हमने चिन्हित कर ली है, 4-5 प्लाटों को मर्ज करके और एक बड़ा एरिया बनाया है। और ये जो सुपर कॉरिडोर, जब इसकी प्रारंभ हुआ ये, तो उसके बारे में यही सबकी मंशा थी कि यहाँ ऐसी व्यवस्था दी जाए कि यहाँ आने के बाद में ऐसा लगे कि हम विश्व के किसी भी देश में जब जाएंगे तो वहाँ की तुलना इससे यदि करें तो हमको लगे कि हम इंदौर इससे अच्छा है। और ये जो उनकी मंशा थी, ये पूरा करने के लिए हमने एक जो स्टार्ट पार्क के नाम से एक बहुमंजिलीय इमारत बनाने का प्लान किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को वहाँ कार्यालय, ऑफिस वगैरह उनको यहाँ उपलब्ध करवाएंगे, मिलेंगे, उनको प्लेस मिलेगी उनको। साथ ही साथ छोटे जो स्थानीय जो हमारे युवा उद्यमी हैं, स्टार्टअप्स, इनको भी वहाँ पर स्थान दे सकें, ये भी उसमें योजना बनाई है। करीब 3 वर्ष में ये पूरा होगा, किंतु शुरुआत अभी हम 1-2 माह में ही मुख्यमंत्री जी से अभी हमने परसों ही निवेदन किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं अगले महीने जब भी आऊँगा तो आप मुझे उस स्थान को दिखा दें। हम तो जल्दी से जल्दी भूमि पूजन करा करके उसका काम प्रारंभ करेंगे। बहुत बड़ी वो बिल्डिंग है, भवन है, इसलिए उसमें थोड़ा समय लगेगा, किंतु उसके बजट का पहला हमने 10 करोड़ रुपए अभी इसी बजट में, इसी सत्र में खर्च करने का प्लान किया है। किसी भी भवन को
प्रारंभ करने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि इतना लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो जाएगा तो वो तेज़ गति से चलेगा वो। सर महत्वपूर्ण काम जो इंदौर विकास प्राधिकरण करता है वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आवासीय योजनाओं जो है वो लॉन्च करना। 140 136 के बाद इंदौर विकास प्राधिकरण कोई ऐसी बड़ी आवासीय योजना लेकर नहीं आया और खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, तो क्या इस बजट में कोई ऐसा प्रावधान है? बिल्कुल है। जैसे मैंने बताया कि हमारे नेता और मुख्यमंत्री जी सबकी ये इच्छा थी कि यहाँ विकास प्राधिकरण सभी वर्गों के लिए काम करे, चाहे वो खेल कूद, संगीत, नाट्य, साहित्य या विद्यार्थी और उस बाकी समाज में भी सामान्य मध्य उच्च वर्ग। अभी पिछले दिनों हमने 140 के आनंद वन फेज़ 2 में जो बैठक की थी, आप आए थे, बता रहे थे, वहाँ पर देखिए उसकी व्यवस्थाएं आपने। ये अच्छे से अच्छे वर्ग के लिए वहाँ रहने की व्यवस्था है, किंतु साथ ही साथ सामान्य वर्ग के लिए भी हमने कुछ न कुछ व्यवस्था बनाना चाहिए। इसलिए हमने अपने सब अधिकारियों के साथ बैठ करके प्लान किया कि जो 8 योजना है इनमें समय मिलाकर करीब 1000 ऐसे हम निकालें जो 600 स्क्वायर फीट से 800 स्क्वायर फीट तक के हो और नो प्रॉफिट नो लाभ। इस पद्धति पे लॉटरी सिस्टम से एक निर्धारित रेट पर देने का हम प्रयत्न करेंगे और उसके कारण है कि मध्यम वर्ग को भी यहाँ ये लाभ प्राप्त होने वाला है। ऐसा ही हमने जो पिछले दिनों यातायात से संबंधित हम देखते हैं पूरे शहर में ट्रकों के खड़े रहने के लिए, बड़े वाहनों के खड़े रहने के लिए कोई ऐसा एक निश्चित स्थान नहीं है। बिल्कुल बड़ी समस्या है ये, क्योंकि आप रिंग रोड चले जाएं, बाईपास चले जाएं या शहर के मध्य में चले जाएं, बेतरतीब तरीके से ट्रकों की पार्किंग होती है। तो ये मुझे भी ध्यान में आया था, तो हमने इसके लिए हमारी जो TPS 3 है उसको ट्रांसपोर्ट हब कहा है, उसी में हमने करीब 13 एकड़ का एक भूमि उसी के लिए आवंटित की है। उसमें ऐसा प्लान किया है कि ऐसे जो व्यवसायी हैं वो लोग मिलने भी आए थे बीच में, उन्होंने भी अपेक्षा की थी कि हमारे पास ऐसा स्थान नहीं है और इसलिए हमको स्थान पर गाड़ियाँ खड़ी करके काम करना पड़ता है, तो उनको सबको एक बड़ा स्पेस वहाँ 1000 ट्रक खड़े हो सके ऐसा एक बड़ा स्थान उनको उपलब्ध कराने वाले हैं। साथ ही साथ वो ट्रांसपोर्ट पार्क के नाम से कि जिसमें एक वाहन के लिए जितने प्रकार की आवश्यकता होती है, उसकी धुलाई, रिपेयरिंग, उसके पार्ट्स, उसका मेंटेनेंस, उसके चालक परिचालक के लिए रहने की व्यवस्था, वो एक ही परिसर में सारा उपलब्ध हो जाए, ताकि हम ये कह सकें कि भाई आपके लिए स्थान वहाँ निर्धारित है, तो ये शहर की सुंदरता और व्यवस्था ये सब बनी रहे। तो ऐसी व्यवस्था भी वहाँ हम उपलब्ध कराने वाले। सर रोशनी कुछ पूछना चाहती है स्टूडियो से। जी रोशनी, यदि हम बात करें साझेदारी फॉर्मूले के तहत जो 700 एकड़ भूमि पर भूखंड विकसित करने की योजना है, निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, साथ ही इंदौर विकास प्राधिकरण के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो क्या इसे लेकर कोई विशेष तैयारियां की गई है? जी रोशनी जानना चाहती है कि जिस तरीके से हम आवासीय योजना कर रहे हैं, कितनी जल्दी ये धरातल पर आएगी और किस सहूलियत के साथ मिलेगी? जी अभी रोशनी जी, हमने जो TPS क्रमांक 1, 3, 4, 8 और ऐसी 5 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हमने पिछले बोर्ड की बैठक में की थी। 1200 करोड़ का बजट पिछले 3 वर्ष में उसमें खर्च करना है और 259 करोड़ इसी सत्र में हम खर्च करके उसके प्रारंभिक जो विकास कार्य होते हैं, जैसे सड़क बनाना, नाली बनाना, बिजली के खंभे खड़े करना, ये प्रारंभिक हम खर्च उसमें करने वाले हैं। उसका स्वरूप दिखने देने लगेगा। 6 महीने में हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम किसी भी व्यक्ति को बता सकें जिससे हमने ज़मीन ली कि तुम्हारा प्लाट ये है और ID का ये है। 6 महीने पश्चात हम ये इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम ये टेंडर जारी कर सकें कि ये प्लाट बिक्री के लिए है। तो हमने पिछले दिनों इसके अनुभव से ध्यान में आया है कि ID के बारे में एक मानसिकता बनी कि यहाँ लंबी योजना बनते समय लगता है। 2 चीज़ें हमने तय की है कि एक तो समय पर काम पूरा हो जाए और दूसरी हमारे कार्यालय की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का सरलीकरण, व्यवस्थाएं सरल हो जाए और कार्य समय पर पूरा हो जाए, इसकी टाइम लिमिट हमने तय की है। हमने बजट बनाने से पहले हर काम का बजट बनाते समय ये भी तय कर दिया है कि कितने दिनों में, कितने महीने में हम इस काम को कर लेंगे। तो पहले नहीं होता था सर, पहले ऐसा ध्यान में नहीं आया होगा, तो चूँकि काम करते बाद में ही ध्यान में आता है कि इसमें कहाँ गलतियाँ हो रही, चूक हो रही है। तो हमने हमारे इंजीनियरों को कहा कि आप 6 महीने में कितना करेंगे, 3 महीने में कितना करेंगे और 1 महीने में कितना करेंगे। हर माह हम इसकी समीक्षा करेंगे और कोशिशें करेंगे कि IDA के बारे में जो एक प्रकार का मन बन चुका है कि यहाँ बहुत काम लंबे समय तक चलता है, वो समय अवधि में पूरा हो जाए, ऐसा हमारा। एक और समस्या आती है IDA के बारे में कि बजट तो बन जाता है पर बजट जो है वो वास्तविक धरातल पर नहीं बनता। इस बार क्या प्रयास किए हैं आपने? देखिए, हमारे पास जो इनकम के स्रोत है
जो हमने तय की उससे कहीं ज़्यादा है जी और इसलिए हमने इतना ही तय किया जितना हम खर्च कर सकें, क्योंकि आइडिया एक प्रकार के सरकारी उपक्रम भी है, इसलिए जितने भी नियम सरकार के हैं वो सब हमको फॉलो करना होते ही करने भी चाहिए। जी उसमें थोड़ी सी समय लगता है उसमें, और इसलिए जब काम करते समय कई प्रकार की बाधाएं भी आती है। आप सड़क बना रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ गई, उसको हल करना है, जाके मिलना है। पिछले समय कुछ कारण से उसमें गति नहीं मिल पाई थी। मैं स्वयं ही इसके लिए प्रयत्नशील हूँ कि जहाँ कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो मैं स्वयं वहाँ पहुँच करके लोगों को बुला करके समस्या को हल करके या बाधा दूर करके वहाँ आगे बढ़ते हैं। उसके कारण थोड़ा सा लेट होता है, बाकी तो हम समय पर करेंगे सारा। सर, सड़कों की आपने बात की। इंदौर विकास प्राधिकरण जो है वो मास्टर प्लान की एजेंसी है, नोडल एजेंसी के रूप में, और सड़कें उसमें प्राथमिकता के रूप में। हमारे यहाँ मास्टर प्लान की सड़कों के अलावा क्या और भी सड़कों को आपने प्राथमिकता से लिया है? देखिए, मुख्य रूप से जो विकास प्राधिकरण का काम है वो लोक परिवहन है। जी लोक परिवहन में सड़कें बनाना, फ्लाईओवर बनाना, ये सब चीज़ें मुख्य काम तो यही है। जी हम बाकी काम तो जनता की सुविधा के लिए, जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर अपने हाथ में वो काम ले लेते हैं। तो अभी करीब 85 से 90 किलोमीटर सड़कें हमारी बनना है, हमारी टीपीएस योजना में सारी हमने जो जोड़ लगाया। जी मास्टर प्लान में जितनी सड़कें स्वीकृत होने वाली है वो उसका शीघ्र हम काम प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने वो चिन्हित की मास्टर प्लान के अंतर्गत। पिछले दिनों जो जैसे आपको ध्यान में होगा कि RE2 है, वो काम शीघ्रता से 3-4 अलग अलग टुकड़ों में हम कर रहे हैं। कई स्थानों पर नगर निगम कर रहा है, कई स्थानों पर हमने आपस में विभाजन कर लिया है। निगम को भी हमने कहा है कि कई स्थानों पर ऐसा होता है कि निगम ही काम कर सकता है। हमारी योजना जहाँ पर हम नहीं जा सकते, तो हमने तो यहाँ तक कहा है कि राशि हम दे देंगे, काम आप करा दीजिए, क्योंकि हमारे मुख्य उद्देश्य तो शहर का विकास करना है। शहर का विकास, आम जन को सुविधाएं देना। आम जन को सुविधा देना। तो जैसे हम अभी 2 बस स्टैंड बना रहे हैं, ISBT सुपर कॉरिडोर बना रहे हैं और एक ISBT मुंडला नायता बना रहे हैं। वहाँ के दोनों सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम नगर निगम कर रहा है। MR4 में राशि आईडी देगा, 13 करोड़ रुपए उनको हम देने वाले हैं। उनका भी काम पूरा हो गया, लगभग सर्वो काम चालू होने वाला। ऐसे ही भी इधर ही RE2 में जो नायता मुंडला जो ISBT है, इसमें भी उनको हमने इसी प्रकार का आश्वस्त किया कि आपको राशि की आवश्यकता लगे तो हम देंगे, आप काम प्रारंभ करिए। तो दोनों मिलकर के, निगम भी हमारा है, प्राधिकरण भी है ही, दोनों मिलकर के शहर को अच्छी से अच्छी सुविधा क्या दे सकते हैं, मिलकर के काम कर। कल उनका बजट भी प्रारूप तैयार होने वाला था, उसमें भी उन्होंने आश्वस्त किया हमने कि आपको जहाँ लग रहा है कि किसी कारण से प्राधिकरण का किसी प्रकार का सहयोग चाहिए, आर्थिक रूप से या जो भी चीज़, तो हम साथ में खड़े, दोनों मिलकर के इसको शहर को बहुत अच्छा बनाने का। रोशनी, कुछ रविंद्र, मैं जानना यह चाहते हैं? चाहूंगी कि यदि हम देखें कि पिछले 10 सालों में IDA ने जो भी बिल्डिंग बनाई है उनकी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन यदि हम बात करें 10 साल पहले जिन भवनों का निर्माण किया गया था, जो स्कीम्स लॉन्च की गई थी, वहां कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, रहवासी आए दिन परेशान होते रहते हैं। तो क्या इसको लेकर कोई कार्य योजना तैयार की गई है? अच्छा सवाल उठाया है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने कई योजनाएं तैयार की हैं, उनमें से कुछ योजनाएं फिलहाल जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। इंदौर विकास प्राधिकरण इनकी दिशा में, क्योंकि वहां रहने वाले रहवासी परेशान हैं। जी, अभी रोशनी जी, मुझे भी ध्यान में आया है ऐसी बातें कुछ। अभी हम पिछले दिनों 155 उसमें योजना में गए थे, केवल देखने गए थे हम कि वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है। वहाँ कुछ रहवासियों ने मेरे सामने कुछ बातें बताई हमको, हालांकि उनको वो आवंटित पिछले 4 वर्ष पूर्व हो चुका था, किंतु फिर भी तत्काल आने के बाद उन सारे अधिकारियों को बुला करके उसके मेंटेनेंस के बारे में चर्चा करने के बाद में ध्यान में आया कि वहाँ कुछ उनको समस्या हैं। तत्काल 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत करके और उनकी जो वहाँ जो बातें सामने आ रही थी, जो परेशानी सामने आ रही थी, उसको सॉल्व करने का प्रयत्न किया। ऐसे प्रकार की जो भी बातें ध्यान में जैसे ही आती है, वैसे ही तत्काल संबंधित अधिकारियों को बुला करके मैं स्वयं वहाँ जाकर के उसका कैसे उनको सुविधा दी जा सकती है, उनकी परेशानी कैसे दूर की जा सकती है, वो पहले क्या है, आगे भी सतत उसको करेंगे हम। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, आम जन के लिए हम काम करते हैं और आम जन जब अपनी कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए टेंडर प्रक्रिया से गुजरता है, अर्नेस्ट मनी भरता है, हमको उसको 7 दिन में सॉल्व करना है, ये नियम है, लेकिन 2-2, 3-3 माह तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। इसका नुकसान उसको तो हो ही रहा है और IDA को भी इसका लाभ नहीं होता, क्योंकि वो राशि जो है वो बैंक में ही पड़ी रहती, IDA के खाते में नहीं आती। तो क्यों ना हम इस प्रक्रिया को बहुत सरल करके और जल्द करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया जैसे कि 2 चीज़ें हमने तय की है कि कोई भी काम टाइम लिमिट में पूरा करना और हमारी व्यवस्थाओं को सरल बनाना।
आपने पिछले दिनों आप थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे तो इसके पहले हमारी बोर्ड की बैठक हुई थी। उस बोर्ड की बैठक में कुछ टेंडर पास हुए थे। इसके अलावा शेष टेंडर से 7 दिन के पहले उनकी राशि पहुंच गई है। अभी हमारी परसों जो बोर्ड की बैठक हुई है, उस बोर्ड की बैठक में जितने टेंडर स्वीकृत हुए उन शेष उनके जो बाकी बचे हैं उनको सबको कल रविवार के दिन भी बैठ करके हमारे संपदा के अधिकारियों ने उसको वापस किया है। ये मैंने 15 दिन में उसको मतलब आपके आने के बाद जो है वो यहाँ की कार्यप्रणाली पूरी तरीके से बदल मुझे गई। जो चीज़ें ध्यान में आती जा रही है उसको तत्काल संज्ञान में लेकर के मैं स्वयं अपने सामने उपस्थित होकर बैठ करके उनको ठीक कराने का प्रयत्न करेंगे और उसी एक बार ध्यान में आने के बाद लगातार उसको फॉलो करेंगे कि ये व्यवस्थित वैसी प्रकार चलती रहे। सर, एक बहुत बड़ा आरोप इंदौर विकास प्राधिकरण पर लगता है, 2 बड़े आरोप कि इंदौर विकास प्राधिकरण को कहा जाता है कि इंदौर का सबसे बड़ा भूमाफिया। एक ये आरोप है, मेरी ओर से नहीं। दूसरा कि अधिकारियों का भ्रष्टाचार। ये 2, इन 2 पर कैसे आप इस छवि से बाहर कैसे लाएंगे? देखिए कि अब ये आरोप जो है वो तो एकदम तो ऐसा कहना कठिन है कि क्यों लगा होगा और क्यों कहते हैं लोग। हम शहर के विकास के लिए सतत काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी 24 घंटे काम में लगे रहते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि लगातार इस जनता की सेवा में लगे रहते हैं। उनकी तरफ से जो बातें आती हैं वो मतलब समय समय पर लगातार ठीक करना है। जनता से भी जैसा आपके माध्यम से कोई फीडबैक आता है तो उसको भी ठीक करेंगे। अब रही बात भूमाफिया की, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको इस समय तो कि हमने जो प्राधिकरण ने जो भी तय किया उसको जनता के हित में, जैसी जनता की अपेक्षा है उसको समयावधि में पूरा करेंगे। साथ ही साथ व्यवस्थाओं को सरल करेंगे। अब एक बात जो आपने बताई है भ्रष्टाचार वाली, तो किसी व्यक्ति के बारे में ये जान लेना कि ये अच्छा है या ख़राब बहुत कठिन काम है। फिर भी जैसे ही ध्यान में आता है तो मुझे बताने में संकोच नहीं है कि अभी हमने 2 अधिकारी को सस्पेंड किया है केवल इस बात के लिए कि किसी व्यक्ति के 3 दिन के काम में उन्होंने महीना भर लगाया था। ये वो ध्यान में आ गया, वो पकड़ में आ गया, तो हम तत्काल उसी दिन उसको ये कहा कि आप यहाँ काम करने की स्थिति में नहीं हो और आप के कारण से आईडी बदनाम हो रहा है। ऐसी चीज़ें ये और लगातार उनके साथ बैठ करके उनकी गति को बढ़ाना, ये यही किया जा सकता है। बाकी जैसे ध्यान में आएगी उसको ठीक करेंगे। सर, एक आम जन को जो यहाँ समस्या फेस करते हैं वो एक महत्वपूर्ण समस्या उनकी जो है वो लीज़ नवीनीकरण को लेकर है कि लीज़ को लेकर काफ़ी परेशान होना पड़ता है। मैं इसमें भी एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि अभी हमने लीज नवीनीकरण को लेकर के संपदा शाखा जो हमारी जिस काम को करती है उनके अधिकारियों के साथ लगातार बैठ करके मैंने ये बताया उनको कि आपको काम करने में जहाँ जहाँ कठिनाई आ रही हो और ऐसे कुछ नियम जो वो मुझे बताते भी रहते हैं कि इस प्रकार के नियम है, वैसे नियम है, इस कारण कठिनाई आती है। ऐसे जो नियम हैं जिनकी आज प्रासंगिकता नहीं है, जिसके कारण से हम अपने लोगों को परेशान होना पड़ता है, उन नियमों को किसी समय उनकी आवश्यकता थी, आज यदि नहीं इनको समाप्त करेंगे। काल परिस्थिति के अनुसार ऐसा एक नियम मैं आपको बता सकता हूँ अभी एक नियम ऐसा था कि किसी भी कॉलोनी की जो सोसाइटी है उस सोसाइटी की एनओसी आपको लेना पड़ती थी नवीनीकरण के लिए जी। अब एक बार आपने प्लाट ले लिया, आप 30 वर्ष बाद यदि आए हैं आईडीए में, फिर भी उस सोसाइटी की एनओसी लेना, एक बार आपने आईडीए ने उसको दे दिया और वो हमारे उसमें आ गया, फिर सोसाइटी की उसमें आवश्यकता नहीं। मैंने इस पर अध्ययन किया तो मुझे ये ध्यान में आया कि 25 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद फिर से एनओसी लेने की उसमें आवश्यकता नहीं है। उस समय यदि आवश्यकता महसूस हुई कि इसलिए एनओसी की आवश्यकता थी, हमने तत्काल बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया कि अब किसी भी प्रकार के सोसाइटी से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी और इसलिए करीब 150 से 200 सोसाइटियाँ ऐसी थी जिनसे एनओसी लेना पड़ती थी। करीब 10,000 लोग ऐसे थे जो परेशान थे और उनको उससे मुक्ति मिली। रोशनी, प्रवीण जी, मैं एक सवाल और करना चाह रही थी कि जिस तरह से इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहितैषी योजनाएं लाई गई हैं, तो इसको लेकर जनता में कितना भरोसा है कि इंदौर विकास प्राधिकरण जनहितैषी योजना में पूरी तरह से सफल हो पाएगी? क्या रोशनी ने कि जनता के विश्वास पर आप कितना खरे उतर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार जनता के लिए काम करते हैं, जनता आप पर कितना विश्वास है? देखिए, मुझे संगठन ने ये काम सौंपा है, मैं पूरी ईमानदारी से और तन्मयता से इस काम को कर रहा हूँ। अब ये समय बताएगा, आप सब लोगों के माध्यम से फीडबैक पता चलेगा कि जनता कितना विश्वास कर रही है। मैं तो अपना ये धर्म समझता हूँ, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इंदौर जैसा शहर जो विश्व का केंद्र बन रहा है, देश का केंद्र बन रहा है, मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर है और इसमें मैं अपने सहभागिता कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं अपना धर्म, अपना जो कर्तव्य है उसका पालन लगातार करता रहूँ। इस बीच में जो जनता
जितना विश्वास करेगी वो मेरा भाग्य रहेगा। सर आपने दो बात यहाँ उठाई, उन्हीं में से मैं पूछना चाहता हूँ। आप मुख्यमंत्री के सपनों का शहर इंदौर है, उसमें आप अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने सपनों को लेकर कई बार अभिव्यक्ति करते हैं कि मुझे इस तरह से एक चाहिए, उसी का एक परिणत स्टार्टअप है। आपका क्या सपना है कि इंदौर शहर को कहाँ कैसे और विकास की गति दे सके? देखिए, इंदौर जो जिस गति से बढ़ रहा है जी। और जो विश्वास इंदौर के ऊपर देश के लोग, प्रदेश के लोग जो अपेक्षा कर रहे हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करके उनको विश्वास को जीत सके, ये काम करने के लिए मेरी इच्छा है। प्राधिकरण ये माध्यम बन रहा है, मैं उसमें सहभागी बन रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे अवसर प्रदान किया है, तो मैं लगातार इसको करूँगा। जितनी ताकत, जितनी शक्ति मुझे ईश्वर ने दी है, तो मैं लगातार करता रहूँगा। बिल्कुल रोशनी, जिस तरीके से जयपाल सिंह जी चावड़ा जी ने बताया कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ इंदौर के विकास की गति आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे और मुख्यमंत्री के सपनों को पूरा करने के लिए न सिर्फ वे खुद बल्कि उनका पूरा प्राधिकरण का अमला जो है वो जी जान से जुटा रहेगा। और हम आने वाले उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में हम जो ये स्टार्टअप है, ट्रांसपोर्ट पार्क है, आवासीय योजना है, ये हमें धरातल पर नज़र आए कुछ समय में, क्योंकि प्राधिकरण के बारे में जिस तरह की बातें कही गई है पिछली, और अपनी पिछली छवि को पूरी तरीके से बदलने के प्रयास में जुटे हैं जयपाल सिंह जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में हम इस नई छवि को हम देख सकें, इंदौर विकास प्राधिकरण की एक नई छवि के रूप में हम सामने देखें और कमज़ोर और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी आवासीय योजना बड़ी संख्या में हमें देखने को मिले, इस उम्मीद के साथ। प्रवीण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंदौर से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी, जिन्होंने हमें बताया कि प्राधिकरण ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए बजट में 20 एकड़ क्षेत्र में 25 मंजिला विश्व स्तरीय स्टार्टअप पार्क बनाने का प्रावधान रखा है। शनिवार को हुई बजट बैठक में बोर्ड ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1055 करोड़ के व्यय का प्रावधान रखा है, जबकि प्राधिकरण को 1101 करोड़ की आय का भी अनुमान है। साथ ही प्राधिकरण MR12 पर 1000 ट्रकों की पार्किंग के लिए ट्रांसपोर्ट पार्क बनाने जा रहा है, जिसमें रिपेयरिंग, निर्माण, मेंटेनेंस सहित ड्राइवर और क्लीनर के लिए भी भूमिगत सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इसी के साथ ही सुपर कॉरिडोर पर बहुउद्देशीय खेल परिसर का भी निर्माण किया जाएगा। पर्यावरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी प्राधिकरण अपनी प्रस्तावित योजनाओं को 108 बगीचों का निर्माण करेगा, जिसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान भी किए गए हैं। इसी के साथ ही निम्न एवं मध्यम वर्ग के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण 1000 भूखंडों को भी विकसित करने जा रहा है, जो बिना हानि की पद्धति पर लॉटरी द्वारा आवंटित किए जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या इंदौर विकास प्राधिकरण निर्धारित किए गए अपने लक्ष्य को समय सीमा में हासिल कर पाता है या नहीं। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए डिजियाना न्यूज़ के साथ।